अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसके अंदर आज हम इंशाल्लाह 3 से 4 ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है वो इस लेक्चर को फोकस के साथ अटेंड करेंगे और जो मैं पढ़ाऊँगा आज इंशाल्लाह वो सारा कुछ पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द लेक्चर? हियर वी गो। आज हम इंशाल्लाह न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। आज एक ऐसा आपको फ्लो समझाऊंगा जो एक्चुअल में सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, किस तरह सेल्स के जो ऑर्गेनेलिज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह फोकस करना है, जस्ट फोकस करना है। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें आपको खुद ही समझ आती जाएंगी और अच्छी तरह अपना जो सारा जो आपका ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो लेक्चर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है लें जी। और इसके अलावा जो डिस्कशंस हैं कि क्या हो रहा है वो बाद में इंशाल्लाह एंड वाला टाइम जो मैं आपको दूंगा उसमें करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो रूल्स वही हैं, जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह जब मैं आपसे बताऊंगा तब होंगे। बीच में अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि आपके क्वेश्चन को देख कर जवाब दे सकूँ। सो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम आज न्यूक्लियस के साथ। ये बड़ा अजीब सा फ्लो होगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। आप कहेंगे वाह, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो जो कि सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक छोटा सा आपके सामने जो है ना, मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सेल के अंदर आपको ये दरमियान में न्यूक्लियस मिलता है। ये जो न्यूक्लियस है ये हर सेल में दरमियान में नहीं होता। एनिमल सेल्स में आमतौर पर ये सेंटर में होता है और प्लांट सेल में एक बड़े से वैक्यूल की वजह से ये थोड़ा सा साइड पर जो है वो धकेल दिया जाता है। इसके बिल्कुल साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगा होता है। वो सारा कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कस किसने किया? सबको पता है, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने पहली मर्तबा बताया था कि सेल खाली नहीं होता बल्कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है दरमियान में। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को बिल्कुल दरमियान में आके सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे नाम लिखता हूँ हेड ऑफिस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? हेड ऑफिस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का हेड ऑफिस है। तो ये हेड ऑफिस पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी जो लोकेशन होगी, लोकेशन वो एनिमल सेल में सेंट्रल होती है। यूजुअली एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रल होती है और प्लांट सेल के अंदर ये साइड पर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चूंकि दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर चला जाता है। अब इस न्यूक्लियस की तादाद कितनी होती है? एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की तादाद कितनी होती है? कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की जो तादाद है, नंबर है, वो एक ही होती है। उन सेल्स को हम कहते हैं मोनो न्यूक्लिएट सेल्स। मोनो मीन एक। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, उनको हम कहते हैं बाय न्यूक्लिएट सेल। बाय न्यूक्लिएट सेल। कुछ को हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सो इसी हिसाब से हम यहाँ पे MCQ डिस्कस करेंगे कि which of the following is an example of binucleate cell। आपको पहली ऑप्शन मैं दे रहा हूं अल्फा एपिथेलियल सेल। बीटा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं फंगल हाइफी सेल या फंजाई का जो हाइफी होता है। और आपको मैं चार्ली ऑप्शन दे रहा हूं मसल सेल या मसल फाइबर। और डेल्टा ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं
डेल्टा ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ लीवर सेल। हाँ जी, इनमें से बच्चों कौन सा सेल है जो बाय न्यूक्लिएट है? बच्चों डाई न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आंसर दें, अब आप लोग कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा सेल है जो बाय या डाई कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखें, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि जो फंजाई का हाइफी होता है सम टाइम वो डाइकैरियोटिक हाइफी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें 2 न्यूक्लियस पड़े होते हैं। सो डाइकैरियोटिक जो होता है वो बाय न्यूक्लिएट में 2 न्यूक्लियस वाला होता है। और अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, और मैं आपसे स्टेटमेंट में पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएट सेल? मल्टी न्यूक्लिएट मीन किस सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई पड़े होते हैं? तो आपका जवाब होगा मसल फाइबर। हमने पढ़ा था मसल फाइबर ऐसे लंबा सा एक सेल होता है और इसकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे काफी ज्यादा देखें न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। तो ये जो मसल फाइबर है ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल की एग्जाम्पल है। सो ये तो होगी तादाद। अब नेक्स्ट हमने देखना ये है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा है ये। कंपोनेंट्स इसके 4 हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। सेल का जो अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसका जो पहला कंपोनेंट है वो इसका एनवेलप है। ये यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते, अब मैं यहीं पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, बड़ा सा न्यूक्लियर ड्रॉ करने लगा हूँ। एनवेलप जो होता है ना ये डबल होता है, इसकी एक मेम्ब्रेन आउटर होती है और एक मेम्ब्रेन इनर होती है। चेक करते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियर कंटेंट को एनक्लोज करती है। जो कुछ अंदर है उसको ये इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है, बंद करती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है। देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ इस तरह से कॉन्टिन्यूअस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह बात को समझ लेना है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअस होती हैं, वहाँ पे बन जाता है एक न्यूक्लियर पोर। वहाँ पे क्या बन जाता है? न्यूक्लियर पोर, जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन साथ मिल जाती हैं, दरमियान सुराख क्रिएट होता है। उस सुराख को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। फंगस, हाइफी, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर उनमें डाइकैरियोटिक ही होते हैं। ठीक है, वो जो एसेप्टेट होता है ना सिनोसैटिक, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, लें जी, ये आपको पोर बता दिया। पोर्स की जो तादाद होती है, पोर्स का जो नंबर है ये वेरिएबल होता है। इसी से एक एमसीक्यू बनाते हैं आपके सामने बच्चों, एमसीक्यू बनाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन द एग सेल के अंदर न्यूक्लियर पोर की तादाद कितनी होगी। सो मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं। आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि ये जो तादाद है इन पोर्स की, ये किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। सो एग सेल के न्यूक्लियस में ये तादाद तकरीबन 30,000, यानी इतने ज्यादा पोर्स हैं। पोर का काम क्या होता है? जिस चीज़ ने न्यूक्लियस में दाखिल होना है या किसी ने न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो वो इस पोर से ही गुजर कर जाएगी। ट्रैफिक जो है वो ये पोर कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मतलब एग सेल के न्यूक्लियस की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, कभी चीज़ें अंदर आ रही हैं, कभी चीज़ें बाहर जा रही हैं। सो ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं और आपसे क्वेश्चन पूछूं रेड ब्लड सेल में कितने हैं, तो आंसर है 3 से 4 रेड ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में
पोर्स होते हैं। 3000 नहीं बच्चों, 30,000, 30,000 एग सेल के अंदर पोर होते हैं। सो ये न्यूक्लियस आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, इसका एनवलप ड्रॉ कर दिए। एनवलप के बाद सेकंड मेन चीज जो आपको मिलती है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। आपको इसके अंदर एंजाइम मिलेंगे, कोएंजाइम मिलेंगे, आपको इसके अंदर न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ मिलेगा, इसके अंदर आपको धागे मिलेंगे जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होते हैं। एक या एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियोलस भी मिलेंगे। सो ये सारा जो मटीरियल है बच्चों, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेल के साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है। ये सारा इसके अंदर एंजाइम, कोएंजाइम, प्रोटीन्स, सारा कुछ जो न्यूक्लियस के अंदर चाहिए होता है वो सारा कुछ बच्चों इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह और क्रोमोसोम भी पड़े होते हैं, धागों की शक्ल में आपको मैंने दिखाए हैं। इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि नंबर 3 इसके अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियोलस। ये देखें, ये जो मैंने डार्क स्टेन्ड बॉडी बनाई है ये न्यूक्लियोलस है। किसी में एक पड़ा होता है और किसी में 2 न्यूक्लियोलस भी पड़े हुए होते हैं। इस न्यूक्लियोलस को अगर हम बड़ा करके देखें, इधर बड़ा करके देखें, तो न्यूक्लियोलस के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से होते हैं। एक बाहर वाला एरिया होता है, ये ग्रैनुलर होता है, ग्रेन्स, इसमें जर्रात होते हैं। ये मैं बड़ा करके आपके सामने न्यूक्लियोलर ड्रॉ करके दे रहा हूं। ये बाहर वाला जो पेरिफेरल हिस्सा है इसमें आपको इस तरह से ग्रेन्स मिलेंगे। ये वाला हिस्सा, इसमें आपको क्या मिलेंगे? ग्रेन्स। ये पेरिफेरल हिस्सा है, पेरिफेरल, और इसमें आपको ग्रेन मिलेंगे। सो इसको हमने ग्रैनुलर एरिया लिखा है। इसके अंदर ये जो जर्रात नजर आ रहे हैं ये क्या है? दीज आर द प्रीकर्सर्स फॉर राइबोसोम्स। आपको पता है ना न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बनाने हैं। सो राइबोसोम बनाने वाले प्रीकर्सर न्यूक्लियोलस के किनारों पे पड़े होते हैं। इस न्यूक्लियोलस को बड़ा करके दिखाया तो इसके किनारों पे इस तरह ग्रेन पड़े हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइडी, यस फ्लूइडी ही होता है। दरमियान में जो सेंट्रल हिस्सा होता है, सेंट्रल हिस्सा फिब्रिल होता है। फिब्रिल मीन उसमें धागे पड़े होते हैं। फिब्रिल का मतलब होता है धागे। इस तरह से इसमें धागे पड़े हुए होते हैं, धागे। ये सेंट्रल हिस्से में धागे पड़े हुए होते हैं। इनमें 2 किस्म के धागे होते हैं। एक का नाम है राइबोसोमल डीएनए। ये वो धागा है जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। आपको पता है ना, हर आरएनए डीएनए से बनता है। सो राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला जो धागा होता है वो राइबोसोमल डीएनए के जो है वो कहलाता है। सो इस दरमियान वाले हिस्से में आपको राइबोसोमल डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल मिलेंगे। बेसिकली वो आरएनए के मॉलिक्यूल राइबोसोम बनाने के लिए होते हैं, इसीलिए ये हिस्सा आपको फिब्रिल मीन धागे नुमा नजर आ रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। इतना क्लियर बुक में भी नहीं आपको मिलेगा। ये न्यूक्लियोलस था, ये बड़े वाला न्यूक्लियोलस है। इसके 2 हिस्से, बाहर वाला पेरिफेरल जिसमें जर्रात हैं छोटे छोटे, इससे राइबोसोम बनेंगे, ये प्रीकर्सर है। और दरमियान में डीएनए और आरएनए के धागे पड़े हुए हैं। इसका मतलब डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और नंबर 4 जो इसके अंदर आपको मिलेगा वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बनते हैं क्रोमैटिन से। क्रोमोसोम किससे बनते हैं? क्रोमैटिन से। सो एरो ऊपर की जानिब मैं बना रहा हूं, इससे ध्यान से समझना है। जब क्रोमैटिन कॉन्डेंस होता है सो उससे क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमैटिन को कंडेंस करके मैं दिखाता हूं। ये एक बड़ा सा धागा है इस तरह से। इस धागे को बच्चों क्रोमैटिन मटेरियल कहेंगे। ये बड़ा सा धागा, पतला सा बड़ा सा धागा है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। इस धागे को हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहेंगे या क्रोमैटिन मटेरियल। देखें, ये बड़े बड़े धागे इसके अंदर पड़े हुए हैं।
बड़े बड़े धागे। ये धागे जिस वक्त डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, तो ये धागे कॉन्डेंस हो जाते हैं और इस तरह से शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कॉइल करके। ये क्रोमोसोम है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि ये कॉइल हो चुका, इस तरह से ना कॉइल हो चुका हुआ, ऐसे ये कॉइल हो चुका हुआ धागा, वो लंबा सा धागा कॉइल होकर एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर गया। सो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं है बच्चों। क्रोमैटिन लंबे लंबे धागे और बारीक बारीक धागे होते हैं जो आसानी से नजर नहीं आते। ये उस वक्त होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, इंटरफेस के दौरान। इंटरफेस आपने पढ़ी थी, इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम इस तरह का होता है, और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, डिवाइडिंग फेज के दौरान क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये पिक्चर बना लें, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे कि क्रोमैटिन किस वक्त होता है और बच्चों क्रोमोसोम किस वक्त बनता है। सो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा उस वक्त वो धागे होते हैं लंबे लंबे पतले पतले, और जिस टाइम वो सेल डिवाइड करता है तो वो डिवाइडिंग फेज के अंदर मोटा और कॉन्डेंस हो जाता है। क्रोमोसोम की जो तादाद है वो सोमैटिक सेल के अंदर डिप्लॉयड होती है और जर्म सेल्स के अंदर हैप्लॉयड होती है। मसलन ह्यूमन के अंदर सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। सोमैटिक सेल्स के अंदर मसलन किडनी का सेल है, ब्रेन का सेल है, लिवर का सेल है, ये आसान से जो सेल है। और स्पर्म के अंदर या एग के अंदर, स्पर्म या एग के अंदर उसकी जो तादाद है वो आधी हो जाती है, हैप्लॉइड तादाद हो जाती है, एक सेट होता है क्रोमोसोम का। सो स्पर्म या एग के अंदर तादाद 23 होगी। सो तादाद आपने अच्छी तरह याद रखनी है। पॉइंट 3 रिपीट कर दें सर। पॉइंट 3 कौन सा है? न्यूक्लियोलस का था, वो तो मैंने काफी लंबा एक्सप्लेन किया, फिर लेक्चर कम रह जाएगा, लेकिन सुन ले। न्यूक्लियोलस के 2 हिस्से हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाला ग्रैनुलर है, अंदर वाला जो है ना ये धागे नुमा है, जिसमें 2 धागे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। मैंने हिस्से बताए हैं, बाहर वाला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा। तो बच्चों क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है, फिक्स होती है, और ये फिक्स स्पीशी टू स्पीशी होती है। बुक में फ्रॉग की एग्जांपल, चिंपैंजी की एग्जांपल, ओनियन की एग्जांपल, कई एग्जांपल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, वो आपने याद करनी है। उनमें से मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं एमसीक्यू के तौर पर। बताएं जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्म ऑफ चिंपैंजी। चिंपैंजी के स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? पहला अल्फा है 48, बीटा है 24, चार्ली है 40 और डेल्टा है 20। चिंपैंजी के स्पर्म के अंदर बच्चों बताओ क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 48? नो, देखा ना, कंफ्यूज हो गए। स्पर्म पूछा हुआ है ना, तो स्पर्म में आधी होगी, हैप्लॉइड है। स्पर्म मैंने यहां बताया 1n होता है, सो वो हैप्लॉइड है, उसमें क्रोमोसोम एक सेट होता है, क्रोमोसोम का एक सेट है। सो एक सेट के हिसाब से ये तादाद बनेगी 24। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपने एक बेटी को घर से रुखसत किया, माँ बाप ने रुखसत किया, और एक चूड़ियों का सेट उसको अब्बू ने दिया, एक चूड़ियों का सेट उसको अम्मी ने दिया, एक जैसा सेट दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क था। तो उसके पास अब 2 सेट है, एक इस बाजू में उसने पहने में और एक इस बाजू में उसने पहने में। सो ये डिप्लॉयड हो गया। अब समझ आया डिप्लॉयड कैसे बना? तो उसके अब्बू ने एक सेट दिया और उसके मदर ने। इसी तरह डिप्लॉयड सेल स्पर्म और एग से एक एक सेट लेकर बनते हैं, एक सेट उनको फादर से मिलता है, एक सेट मदर से। सो एक सेट हाफ तो वैसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक सेट होता है। 1n का मतलब एक सेट और 2n का मतलब 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं। सो ये आपको मैंने समझा दिया न्यूक्लियस। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी भी मैं आपको एक प्यारी सी शक्ल बना के दिखाता हूँ। क्रोमोसोम कभी इस शक्ल में होता है और कभी इस शक्ल में होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी।
इन दोनों के अंदर क्या फर्क है बच्चों? दोनों के अंदर क्या फर्क है? क्या आपको इन दोनों के अंदर कोई फर्क नजर आ रहा है? साइज बराबर कर ताकि ये ना हो कोई परेशानी हो जाए। हाँ जी, इन दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर क्या फर्क है बच्चों? इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। फर्क ये है इस क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं हुई, इसको हम कहते हैं अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। और ये वाला क्रोमोसोम ये रेप्लिकेटेड है। पता क्यों? ये एस फेज में रेप्लिकेट कर जाता है। ये वाला क्रोमोसोम अपने जैसी एक कॉपी बना के अपने साथ अटैच कर लेता है। सो इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है। ये एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं। ये एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका। ये 1 and 2 n नहीं है, ना 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 ना, इसको 1 and 2 n नहीं कहना। 1 and 2 n तो तादाद होती है, ये तादाद की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ रेप्लिकेटेड और अनरेप्लिकेटेड का चक्कर है। अगर आपके सोमैटिक सेल्स हैं तो उसमें एस फेज से पहले एस फेज से पहले 46 के 46 क्रोमोसोम इस शक्ल में होंगे, सारे 46 के 46। ठीक है सर, 2n की कोई एग्जांपल दे दें। ये लिखी तो हुई है सोमैटिक सेल 2n की एग्जांपल है। सोमैटिक सेल्स 2n की एग्जांपल है, जिनमें लिवर सेल, किडनी सेल, एपिथेलियल सेल, मसल सेल सब 2n है। कैन वी से दैट न्यूक्लियस रेबो, ये वो मैं अभी बताने लगा हूं आपको। ठीक है, रेबोसोम की फैक्ट्री कौन है? एस फेज से पहले सबके सब क्रोमोसोम इस शक्ल में होते हैं, और एस फेज के बाद सारे क्रोमोसोम इस शक्ल में आ जाते हैं, ताकि दोबारा डिवीजन हो तो वो इक्वली अपने डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड कर सके। सो दोबारा सुन लें, एस फेज से पहले सारे क्रोमोसोम्स की शक्लें ऐसी होती हैं, और एस फेज के बाद रेप्लिकेशन के बाद सारे क्रोमोसोम की शक्लें ऐसी होती हैं। ये एक ही क्रोमोसोम काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका रेप्लिक है। इसके एक क्रोमैटिड है और इसके 2 क्रोमैटिड है। ये एक बाजू वाला क्रोमोसोम, ये 2 बाजू। क्रोमोसोम के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, क्योंकि इसी ने दो क्रोमैटिड्स को आपस में बाइंड करना होता है। ऊपर वाली आर्म को पी आर्म कहते हैं, नीचे वाली आर्म को, बल्कि यहां ना लिख लेते हैं, ऊपर वाली आर्म को पी और नीचे वाली आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। ये बराबर भी हो सकती हैं और कम छोटी भी हो सकती हैं। बाइवेलेंट भी नहीं कहेंगे इसको। बाइवेलेंट तो जब इस जैसे 2 हो जाएंगे ना फिर कहेंगे। सो कॉन्सेप्ट बहुत वीक है आपके भी। इंशाल्लाह मैं आपको मियोसिस के अंदर बाइवेलेंट की भी कंप्लीट जो है ना डिटेल दूंगा। बाइवेलेंट उस वक्त बनेंगे जब इस जैसे 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे, रेप्लिकेटेड भी होंगे और 2 भी होंगे, फिर वो बाइवेलेंट बनेंगे। क्योंकि टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमैटिड हो जाएंगे, इसमें तो अभी 2 क्रोमैटिड है, तो बाइवेलेंट अभी नहीं बना। सो ये कॉन्सेप्ट खराब है। रेप्लिकेशन को तादाद के साथ बच्चे मिक्स कर देते हैं। रेप्लिकेशन और चीज है, तादाद हैप्लॉइड डिप्लॉइड और चीज है। रेप्लिकेशन अलग से डिस्कस करते हैं और तादाद अलग से डिस्कस करते हैं। सो रेप्लिकेशन के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह आपको मजीद इसके बारे में डिटेल मिल जाएंगी। सो इतनी सी शक्ल याद रखें कि एस फेज से पहले क्रोमोसोम की शक्ल सिंगल है, अनरेप्लिकेटेड है, और एस फेज के बाद क्रोमोसोम की शक्ल रेप्लिकेटेड है। और ये रेप्लिकेशन एस फेज सेल साइकिल के एस फेज में कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोलस के फंक्शन के अंदर आपको मैंने एक बात बतानी थी। चूंकि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोलस जो है इसके पेरिफेरल एरिया में राइबोसोम के प्रीकर्सर हैं, और अंदर वाले हिस्से में भी राइबोसोमल डीएनए है, उससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। सो न्यूक्लियोलस छोटे छोटे राइबोसोम बनाता है। कैसे बनाता है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये राइबोसोम्स इधर बनने के बाद पोर्स के जरिए बाहर आ जाते हैं, पोर के जरिए बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं या वो साइटोप्लाज्म में ही चले जाते हैं। सर जब हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम तो क्या वो बिफोर एप्लीकेटिंग है या आफ्टर? 46 बिफोर भी 46 है, आफ्टर भी 46 है। रेप्लिकेशन से पहले इस तरह के 46 हैं और रेप्लिकेशन के बाद इस तरह के 46 हैं। सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर जहां 2 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ते हैं।
चलें जी, ये रेप्लिकेशन के अंदर आपको कंप्लीट टॉपिक जो है वो मजीद समझ आ जाएंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम बना देता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर ही राइबोसोम बनाने के लिए होता है। उसके बाहर वाले हिस्से में राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं और अंदर वाले हिस्से में बच्चों उसके क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोमल डीएनए, जिससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। सो दोनों चीजें मौजूद हैं। अब राइबोसोम्स को बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब राइबोसोम बन जाएंगे, बनने के बाद कहां जाएंगे अभी चेक करते हैं। राइबोसोम बन गए, ये देखें जी, ये सेल का न्यूक्लियस मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेल का क्या है जी, न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस दोबारा ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये फ्लो समझाएं। ये सेल का न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस ड्रॉ हो रहा है, ध्यान से इस पे फोकस करें। सेल का न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क स्टेन्ड बॉडी मैंने आपको बताई थी न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा, ये राइबोसोम बनाएगा। ये देखें, ये छोटे छोटे इसने क्या बना दिया, राइबोसोम। ये राइबोसोम जब बन जाते हैं तो ये बनने के बाद न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाते हैं। ये न्यूक्लियर पोर हैं और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये आपको पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ मिली हुई होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ मिली हुई होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ ये मिली हुई है। सो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गया। ले जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपको राइबोसोम्स का फंक्शन समझ नहीं आएगा। ये आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। राइबोसोम इधर से निकलकर बाहर आएंगे, घूमते घूमते एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाएंगे, या ये फिर क्या करेंगे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बिखर जाएंगे और ये वहां जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम आके अटैच हो जाएंगे, इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देंगे। ले जी, राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया, साइंसदान का नाम, सारा कुछ आप लोग बुक से देख सकते हैं। हम चलते हैं इसकी कंपोजिशन के अंदर। इसके अंदर बच्चों दो चीजें होती हैं, एक इसके अंदर होता है आरएनए और दूसरी इसके अंदर चीज क्या होती है, प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियोलस इसकी तैयार करता है। यूकैरियोट्स के अंदर 50% आरएनए होता है और 50% ही प्रोटीन, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। अब ये किस तरह से काम करेगा, इसके स्ट्रक्चर को हमें पहले समझना पड़ेगा। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं। इसके सब यूनिट्स हमें पहले प्रोकैरियोट में समझने पड़ेंगे और उसके बाद यूकैरियोटिक में समझने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर इनका जो साइज होता है वो बराबर नहीं होता। यूकैरियोट के अंदर साइज बड़ा होता है। यहां हम लिखेंगे स्मॉलर का साइज, इधर हम लिखेंगे लार्जर सब यूनिट का साइज। दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम, कितने, दो सब यूनिट होते हैं और इधर मैं टोटल साइज लिखूंगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर बड़ा सब यूनिट 50s का होता है और छोटा 30s का, टोटल मिला के 70s का पूरा राइबोसोम बनता है। ये नोट कर लें, टेबल आपको मैंने कहा था, मैं शॉर्टकट समझाऊंगा आपको। यहाँ पे बड़ा सब यूनिट 60s का होता है, छोटा सब यूनिट 40s का होता है, मिलके
ATS राइबोसोम बनता है। ये S क्या है? कल मैंने आपको जाते जाते समझाया था, S इज अ स्वेडबर्ग यूनिट जो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को जाहिर करता है। राइबोसोम्स आर ओनली प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियोल एसिड, ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को जाहिर करते हैं। इनको ऐड नहीं करना, इनको क्या करते हैं हम, इनको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसके अगर मैं वैल्यूज लिखूं, ये 100S की वैल्यू है, ये 80S की वैल्यू है, यहाँ पे 60S है, इधर 50S है, इधर 40S है और इधर 30S है। तो जब हम प्रोकैरियोट के छोटे सब यूनिट को घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूज में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में जब इसको घुमाते हैं तो इसका यहाँ पे लार्जर आना चाहिए, उल्टा हो गया, लार्जर सब यूनिट, और इधर क्या आना चाहिए, स्मॉलर। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है। तो जब इसके लार्जर सब यूनिट को हम घुमाते हैं तो वो 50 वाले मार्क पे जाके सेटल डाउन होता है, 50 वाले मार्क पे जाके बड़ा सब यूनिट सेटल डाउन हो जाता है, इस लेयर के अंदर ये आ जाता है, इस वाली लेयर के अंदर। जब इसके छोटे सब यूनिट को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं तो वो 30S पे जाके सेटल डाउन होता है, और जब दोनों को मिला के घुमाते हैं तो दोनों मिलकर 70S वाली मार्क पे पॉइंट पे जाके सेटल डाउन होते हैं। सो ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है। इसी तरह लें जी, इसी तरह अगर यूकैरियोटिक का राइबोसोम है, उसका बड़ा सब यूनिट 60S पे जाकर क्या होगा, सेडिमेंट होगा। सेडिमेंट मीन सेटल डाउन होगा, 60 पे जाके सेटल डाउन होगा। छोटा सब यूनिट कहां पे सेटल डाउन होगा, 40S पे जाके। जब दोनों को इकट्ठा आप स्पिन करेंगे तो दोनों इकट्ठे 80S पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। सो ये ऐड नहीं करना, ये सेडिमेंटेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। सो इसलिए इसका साइज ऐड करके नहीं, बल्कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पे मॉलिक्यूल सेडिमेंट हो रहा है। सेडिमेंट मीन डेंसिटी के अकॉर्डिंग कहाँ पर बैठ रहा है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था समझना। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद इसका काम क्या है। सबको पता है कि जो राइबोसोम है उसका काम है प्रोटीन तैयार करना। ट्रांसलेशन के अमल में ये प्रोटीन तैयार करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और याद रखें बच्चों, ये जो इसके दोनों सब यूनिट थे, एक बड़ा सब यूनिट और एक छोटा सब यूनिट, ये किस तरह से प्रोटीन बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। पहले ये अलग अलग ही पड़े हुए होते हैं। इन्होंने जिस वक्त प्रोटीन बनानी होती है तो ये मैसेंजर आरएनए के साथ फ्यूज होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, ये आगे जाके समझेंगे। ये इसके साथ इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं और फिर प्रोटीन की चेन बनानी शुरू करते हैं। देखें, ये प्रोटीन की चेन बनती चली जा रही है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सम टाइम एक ही आरएनए के ऊपर बहुत ज्यादा राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए एक ही होता है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ये सपोज करते हैं कि वो ज्यादा वाली प्रोटीन बना के देगा, ज्यादा प्रोटीन बना के देगा। ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा। सो इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जब प्रोटीन ज्यादा चाहिए होती है बच्चों, तो एक ही आरएनए के ऊपर इतना ज्यादा राइबोसोम हमलावर हो जाते हैं। ये भी प्रोटीन तैयार करता है, ये भी तैयार करता है, ये भी, और एक तरफ से ये आते हैं, रीड करते चले जाते हैं, प्रोटीन बनती चली जाती है। ये प्रोटीन की चेन्स हैं, ये वाली, ये प्रोटीन्स की चेन है। और दूसरी तरफ से ये राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं ये अलग होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ उस वक्त असेंबल होते हैं जिस वक्त प्रोटीन बननी होती है, वरना ये अलग अलग, लार्जर अलग और स्मॉलर अलग ही रहते हैं। ये इकट्ठे ही तब होते हैं जब इन्होंने क्या तैयार करनी होती है, प्रोटीन। सो मैसेंजर आरएनए के साथ ये चलते चले जाते हैं, रीडिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की जो डीएनए से आती है, और प्रोटीन बनती
चलिए, तो हमारा मकसद था प्रोटीन तैयार करना। इसको ट्रांसलेशन के अंदर और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझ आई कि पोलिसोम क्यों बनता है। तो याद रखें, पोलिसोम ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए बनता है। पोलिसोम क्यों बनता है बच्चों, कमेंट कर दे। when प्रोटीन डिमांड इज हाई, व्हेन प्रोटीन डिमांड इज हाई, या जब प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करवानी होती है तब जो है ना एक नहीं बल्कि कई राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन तैयार करते हैं। सो प्रोटीन ज्यादा बनती है, ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। तो फंक्शन भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, कंपोजिशन भी हो गई, ठीक है। प्रोटीन बनने के बाद कहां जाती है वो समझने के लिए हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि प्रोटीन बनने के बाद कहां जाएगी। सो हियर वी गो टू स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, हम एक फ्लो से चल रहे हैं। हमने पहले न्यूक्लियस स्टडी किया, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बने, राइबोसोम बनकर बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद वो कहाँ आके लग गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आके लग गए। अब क्वेश्चन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इट इज द नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये चैनल्स का नेटवर्क है। इन चैनल्स को मेम्ब्रेन्स अलग कर देती हैं बाहर वाले मटेरियल से। मसलन ये मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये मेम्ब्रेन व्हेन देयर इज अ ह्यूज, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये मेम्ब्रेन है इस चैनल की, इसके अंदर ये सारा चैनल है, अंदर वाले हिस्से को बाहर वाले हिस्से से ये मेम्ब्रेन अलग कर देती है। इन मेम्ब्रेन्स को सिस्टर्नी कहा जाता है, इन थैलियों को सिस्टर्नी कहा जाता है। इसका मतलब ये जो राइबोसोम थे, ये राइबोसोम्स इन थैलियों के ऊपर आके लग जाएंगे, इन मेम्ब्रेन्स के साथ आके लग जाएंगे। ये मेम्ब्रेन्स जो कि सिस्टर्नी कहलाती हैं। अब आपको पता चलेगा कि प्रोटीन कहाँ जाएगी। सो प्रोटीन बनाने वाले किसके साथ लग गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये मेम्ब्रेन बाहर वाले हिस्से को अंदर वाले हिस्से से अलग कर रही है। अब क्या होगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। क्या तमाम एंडोप्लाज्मिक की थैलियों के ऊपर, मेम्ब्रेन्स के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं? नो, कुछ के ऊपर लगे होते हैं, कुछ के ऊपर नहीं लगे होते। जिनके ऊपर नहीं लगे होते उनकी सरफेस देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन सरफेस है। वो लोग विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, विदाउट राइबोसोम। और जिनकी सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम लगे हुए होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए होते हैं, विद राइबोसोम। सो इनकी सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए होते हैं। इसको सीधा करके लिख लें ताकि परेशानी ना हो। लें जी, इनकी सरफेस पे लगे हुए हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। क्यों प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम लगे हुए हैं और राइबोसोम प्रोटीन बना के देते हैं। सो ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट भी करता है, और ये ट्रांसमिशन करता है नर्व इम्पल्स की। याद करें, आपने न्यूरॉन्स वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट। तो न्यूरॉन के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो क्या कर रहा होता है, मसल्स के अंदर भी आपने पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ना सिर्फ इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि
कैल्शियम आयंस को स्टोर भी करता है। याद करें, आपको याद आ जाएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स में था उसने कैल्शियम स्टोर किया था वहां पे, और जब कैल्शियम स्टोरेज हुई थी तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। ठीक है, इनकी डिटेल याद नहीं करनी। खैर, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना उनकी टॉक्सिसिटी को ये अपने अंदर ख़त्म कर देते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद कर लें। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करते हैं, उसके बाद ये प्रोटीन को स्टोर भी करते हैं, प्रोटीन को स्टोर भी करते हैं, और उसके अलावा ये प्रोटीन को ही एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मीन उसको भेज भी देते हैं आगे। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन प्रोटीन के साथ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ तक जो है आपको प्रोटीन के बारे में पता चल रहा है कि प्रोटीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, जहाँ पे राइबोसोम पड़े हुए हैं। राइबोसोम अब प्रोटीन बनाएंगे। अब ये प्रोटीन फॉर एग्जांपल बन गई, ये प्रोटीन है जो इस थैली के ऊपर बनी है। ये प्रोटीन बनने के बाद थैलियों के अंदर दाखिल हो जाएगी। थैलियों के अंदर ये प्रोटीन है, सपोज करें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन अब थैलियों के अंदर दाखिल होगी। ये चूंकि मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको पता है वो ट्रांसपोर्ट चैनल्स वगैरह होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, उनके जरिए प्रोटीन दाखिल हो जाएगी इन थैलियों के अंदर। ये पड़ी हुई है जी प्रोटीन। मेरे से सवाल पूछा था किसी ने कि प्रोटीन कहाँ जाएगी, तो प्रोटीन चली गई सिस्टर्नी के अंदर। क्यों भाई, इस वक्त प्रोटीन कहाँ है, ये सिस्टर्नी के अंदर है। अब इसका सफर शुरू हो गया है, इसका सफर शुरू हो गया। जितनी प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई वो सारी अंदर चली गई। इस थैली की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के जरिए जो चैनल प्रोटीन्स आपको बताई थी ना, वो चैनल प्रोटीन्स होती ना मेम्ब्रेन में, उस मेम्ब्रेन ने ये प्रोटीन अंदर भेज दी। अब ये थैलियों के अंदर प्रोटीन है। ओके जी, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त प्रोटीन कहाँ है बच्चों? जब तक आपको प्रोटीन ट्रैक नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। इस वक्त प्रोटीन कहां पर है स्टूडेंट्स? सिस्टर्नी के अंदर है, सिस्टर्नी के अंदर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पड़ी हुई है प्रोटीन। यहां से प्रोटीन जाएगी आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब प्रोटीन आ जाएगी, ये रफ से ही आई है ट्रांसपोर्ट होकर। सो इसके काम भी आपको पता चल गया। प्रोटीन बनाई रफ ने, थोड़ी देर के लिए स्टोर की और फिर आगे भेज दी, ट्रांसपोर्ट कर दी। तो प्रोटीन इस वक्त यहां आ गई है। यहां से एक थैली निकलती है, उस थैली के अंदर ये प्रोटीन पड़ी हुई है। इस थैली को हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल का नाम देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल का नाम देते हैं। अब ये प्रोटीन इस ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर मौजूद है। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल अब क्या करेगा, ये आगे जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा। ठीक है, और गोल्जी अपरेटस अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, ये गोल्जी अपरेटस है, वो भी सिस्टर्नी से ही बने हुए होते हैं। जो थैलियां ऊपर से आती हैं वो गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज हो जाती हैं और प्रोटीन गोल्जी अपरेटस के हवाले कर देती हैं। ये गोल्जी है, गोल्जी इन प्रोटीन्स को पैक कर देता है और मॉडिफाई भी कर देता है। आपके पास बेटा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा स्टेशनरी पॉइंट के। तो प्रोटीन कहाँ गई? प्रोटीन यहाँ थी ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो थैली है छोटी सी, ये इन प्रोटीन्स को ले गई गोल्जी के पास इनकी पैकिंग शेकिंग करवाने के लिए, ताकि जो है ना इनको काम करने के काबिल बनाया जा सके, प्रोटीन फंक्शन करने के काबिल हो सके। सो गोल्जी किस तरह पैकिंग करती है प्रोटीन जो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दी है, उसकी पैकिंग किस तरह से होगी, उसको समझने के लिए हमें गोल्जी अपरेटस की तरफ जाना पड़ेगा, गोल्जी अपरेटस की तरफ जाना पड़ेगा।
गोल्जी अपरेटस समझाने के लिए एक छोटा सा एमसीक्यूज लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि गोल्जी अपरेटस कैसे बनता है। गोल्जी अपरेटस is formed by the fusion of vesicles coming from गोल्जी वेसिकल्स कहाँ से आने वाले वेसिकल्स की फ्यूजन से बनते हैं। आपके पास अल्फा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीटा है आपके पास राइबोसोम, और आपके पास चार्ली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और डेल्टा है आपके पास नन। तो उसके बाद भी फंक्शन इंक्रीज ही रहे। इसी तरह आपके पास हाँ जी बच्चों, गोल्जी अपरेटस ये जो मैंने आपके सामने थैलियां बनाई हैं, ये थैलियां किससे बनती हैं? तो जवाब है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही थैलियां जो ऊपर से आ रही हैं वो फ्यूज होकर गोल्जी बना रही हैं। इसका मतलब गोल्जी की मेम्ब्रेन्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन सेम है, इसीलिए हम इन मेम्ब्रेन्स को सिस्टर्नी कहते हैं, क्योंकि ये वही सिस्टर्नी है जो ये वेसिकल्स लेकर आ रहे हैं। यही मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा थी, ये इन छोटी छोटी थैलियों की शक्ल में गोल्जी के अंदर फ्यूज हो रही है और गोल्जी को बनाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। गोल्जी किससे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले उससे बनता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले छोटे छोटे बर्ड्स या छोटे छोटे वेसिकल्स के फ्यूज होने से बनता है। अब इस सिस्टर्नी का काम समझने के लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा प्रोटीन कहाँ जा रही है और कौन लेकर जा रहा है प्रोटीन को। सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने बनाता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, मैं डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरफ मैं ड्रॉ करता हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लगा दिए राइबोसोम लगा दिए। ये बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरफ नहीं लगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्रोटीन बनकर अंदर जाती है और अंदर जाके इस से बड ऑफ होती है। बड ऑफ, इसको क्या कहते हैं? बड ऑफ। बड ऑफ होने से एक थैली निकलेगी, उस थैली को नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये वेसिकल इसको ट्रांसपोर्ट करता हुआ प्रोटीन को गोल्जी के पास लेके जाएगा। गोल्जी को समझते हैं अब। गोल्जी इस तरह से थैलियों की तरह होती हैं, इसकी दो फेसेस होती हैं, ध्यान से देखें। एक फेस जहां पे ये थैलियां आ रही हैं, फ्यूज हो रही हैं, जहां पे ये थैलियां, इस फेस को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। जहां पे ये थैली फ्यूज हो रही है, इस फेस को बच्चों फॉर्मिंग फेस कहते हैं। दिस इज फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस को सिस फेस भी कहते हैं। और जब ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है तो इसकी जो प्रोटीन होती है वो इसके अंदर दाखिल हो जाती है। इस वक्त प्रोटीन कहाँ है बच्चों? गोल्जी के अंदर आ गई। ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी के हवाले कर दिया है। ये थैलियां आती जा रही हैं, फ्यूज होती जा रही हैं, और ये देखें ये सारी थैलियां, मजीद थैलियां भी आप बना सकते हैं। ये थैलियां इस फॉर्मिंग फेस पर जो कि कॉन्वेक्स है, इसी के अंदर 3 एमसीक्यूज हो गए कि ये जिस साइड पर वेसिकल्स आके लगते हैं, फ्यूज होते हैं, वो साइड एक तो फॉर्मिंग है, उसका दूसरा नाम सिस फेस है, और तीसरा नाम वो कॉन्वेक्स फेज है। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो प्रोटीन है वो कहाँ पर है बच्चों? कमेंट करके बताएं। मैं साथ ही कमेंट दोबारा खोलता हूँ, गायब हो गए थे कमेंट आपके। लें जी बिल्कुल, राइबोसोम न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। इस वक्त
प्रोटीन गोल्जी के अंदर दाखिल हो चुकी हुई है। गोल्जी के अंदर प्रोटीन क्या करेगा? गोल्जी प्रोटीन के साथ दो काम करेगा। गोल्जी प्रोटीन की एक तो पैकिंग करेगा, पैकिंग कर देगा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और दूसरा काम वो क्या करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन, पैकिंग और मॉडिफिकेशन, पैकिंग और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब प्रोटीन को लिपिड्स के साथ रिएक्ट करवा के लिपोप्रोटीन बना देगा, या प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये प्रोटीन अब यहाँ पे पैक भी हो रही है, प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर पैक हो रही है, और कॉन्जुगेट भी हो रही है अगर जरूरत है। सो प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ये कन्वर्ट होकर दूसरी साइड से बर्ड ऑफ होगी। अब इसके अंदर फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये बर्ड ऑफ हुई है। इस बर्ड को हम नाम देते हैं अब सिक्रीटरी वेजिकल। ये सिक्रीटरी वेजिकल है क्योंकि इसने अब सिक्रीट हो जाना है। कैसे सिक्रीट होना है? अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल मेम्ब्रेन की जानिब जाएगा ये वाला बर्ड, और सेल मेम्ब्रेन की जानिब जाके सेल मेम्ब्रेन से बाहर इस प्रोटीन को सिक्रीट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? सेल सिक्रीशन। लेकिन सेल सिक्रीशन के लिए उसने प्रोटीन को पैक भी किया और मॉडिफाई भी किया। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो पैंक्रियाटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स कौन बनाता है? वो ग्रैन्यूल्स गोल्जी बनाता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम जिन थैलियों में बंद होते हैं वो ग्रैन्यूल्स, वो थैलियां कौन बनाता है? गोल्जी बनाता है। ठीक है, इस फेस को, जिस फेस से सिक्रीटरी वेसिकल्स निकलते हैं, इस फेस को हम मैचुरेशन फेस भी कहते हैं, मैचुरेशन फेस भी कहते हैं, इसको हम ट्रांस फेस भी कहते हैं, और ये कनकेव फेस होता है आपकी बुक के मुताबिक। तो 3 एमसीक्यूज यहाँ पे हो गए कि जिस साइड से सिक्रीटरी वेसिकल्स बनकर निकलते हैं फाइनल, उस साइड को क्या कहते हैं? तो उस साइड को मैचुरेशन फेस, ट्रांस फेस, आउटर फेस, या कनकेव फेस वगैरह, जो आप चाहें कह सकते हैं। सो गोल्जी ने प्रोटीन के साथ क्या किया? सुने जी बिल्कुल, इसमें मेम्ब्रेन फ्यूज भी होती हैं और बर्ड ऑफ भी होती हैं। यहां पे फ्यूज हो रही हैं, इस जगह पे फ्यूज हो रही हैं, और इस जगह पर बर्ड ऑफ हो रही हैं। बर्ड ऑफ का मतलब बर्ड की शक्ल में निकल रही हैं। सो फ्यूजन भी होती है, निकलती भी हैं, बर्ड ऑफ भी होती हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहे होते हैं। ओके बच्चों? ओके, अब आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं जो मैंने आपके लिए आज तैयार की थी। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। आज आपको ये पता चला कि हमने देखा प्रोटीन कहाँ गई। सो प्रोटीन कहाँ गई? प्रोटीन सिक्रीट हो गई। अब ये जाकर अपना काम करेगी। अगर ये एंजाइम है तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, अगर ये हार्मोन है तो किसी प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, अगर ये कोई और प्रोटीन है तो ये अपनी अपनी जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ ये पहुँच जाएगी। ठीक है, वीडियो आज देखनी है या कल देख लें? क्योंकि एमसीक्यूज का टेस्ट भी आपका होना है अभी। चलें देख ही लेते हैं आज वीडियो। जी बिल्कुल, यहाँ से ये एक्सोसाइटोसिस भी हो गई है, ये भी बिल्कुल कह सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो आज देखनी है। एसिड्स आल्सो मेक्स लाइसोसोम। अब चूंकि टाइम नहीं है, मैंने आज ही इसका लाइसोसोम भी बना देना था। आज ही मैंने इसका लाइसोसोम भी बना देना था कि इसी के अंदर जब एंजाइम होते हैं तो यही सिक्रीटरी वेसिकल लाइसोसोम होता है। लें जी, वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ। सेल मेम्ब्रेन तक हमने प्रोटीन पहुंचा दी। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझ लें, अगर ये प्रोटीन के बजाय लिपिड होती, प्रोटीन होता लिपिड हो, तो ये स्मूथ के अंदर बन के आ रहा होता है। वीडियो के अंदर एक एनिमेशन है, इंशाल्लाह आपको वो दिखानी है। सिस्टर्नी ऑफ एससीआर और गोल्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी थैलियों से मिलकर बने हैं। ठीक है, और ये याद रखें गोल्जी अपरेटस और ये छोटे छोटे जो वेसिकल्स हैं इनको मिलाकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स
मेड अप ऑफ दो चीज़ें, एक तो सिस्टर्नी और उसके साथ साथ छोटे छोटे वेसिकल्स, इन दोनों को मिला के हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आप थैलियाँ नज़र आ रही हैं जो बाहर निकलेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, कल देखें, आज नहीं देखनी। देखें, आज ही टॉपिक पढ़ा तो आज ही देख लेने चाहिए। एक दो बच्चे कल कह रहे हैं, बाकी सारे आज कह रहे हैं। सो टेस्ट भी आप लोगों का आज ही होगा। मैं वीडियो दिखा के आपका टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ध्यान से जो है ना वो आंसर लगाने हैं, और कल फिर उन टेस्ट के एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। आसान ही है। ठीक है। तो वीडियो अपलोड हो रही है अभी, आपके सामने मैं शो करवा देता हूँ। चलें जी स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो तैयार है। वीडियो के फौरन बाद टेस्ट स्टार्ट करवा दूंगा। आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। एमसीक्यूज को हम फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस लेंगे। जो मैंने इतना आप लोगों को समझाया है, इतनी डिटेल लंबी दी है, सो मैं चाहता हूं कि आज ही आप इसकी एनिमेशन देख लें ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, हियर वी गो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसके फौरन बाद आपने एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू करने हैं। हाँ जी बच्चों, लें बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस था। मैंने आज जो है वो अपने लेक्चर का आगाज न्यूक्लियस से ही किया था। तो ये आपके सामने न्यूक्लियस था। ठीक है, किधर गया? वीडियो शो हुई है बच्चों के नहीं हुई? वीडियो शो हुई है या नहीं हुई? सर अगर लिपिड होंगे तो भी यही प्रोसेस हुई है। बस लिपिड शुरुआत SER से करेगा, और जो प्रोटीन है वो शुरुआत राइबोसोम से करेगी। फर्क सिर्फ इतना है, शुरुआत का फर्क है, एंड यही होगा। ठीक है जी। आपको वीडियो शो हुई कि नहीं हुई, जल्दी से मुझे बताएं। वीडियो शो हुई है बच्चों? वीडियो शो हुई या नहीं हुई? नहीं हुई शो? चलें जी, वीडियो मेरे ख्याल है शो हो चुकी हुई है। जिनको शो नहीं वो ध्यान से देखें। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाने लगा हूं। ये आपके सामने सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। ये दरमियान में न्यूक्लियस पड़ा हुआ, ये वाला, इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये किस तरह के होते देखें। सबसे पहले हम दाखिल होंगे न्यूक्लियस के अंदर। ये हम दाखिल हो चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये हमें मिला DNA, इसके अलावा और कुछ हमें मिलेगा। ये क्रोमैटिन है जो मैंने आपको दिखाया। ये क्रोमोसोम में किस तरह से कन्वर्ट होगा, सारा कुछ आपको अभी इसी वीडियो में दिखा देंगे। ये क्रोमैटिन है। ये देखें, ये सिकुड़ कर मोटे होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल इस तरह से इख्तियार करते हैं जब सेल डिवाइड करता है। बीच में यहाँ पे पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस छोटे छोटे राइबोसोम बना रहा है। चेक करें, इन्होंने छोटे छोटे राइबोसोम बनाए। ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गए। देखिए, न्यूक्लियर पोर से बाहर आके कहाँ लग गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पीले पीले राइबोसोम अटैच हो चुके हुए हैं। अब ये राइबोसोम देखें प्रोटीन बनाएंगे। ये राइबोसोम्स जो है देखें प्रोटीन बनाएंगे और किस तरह से काम करेंगे। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और कुछ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थैलियों के साथ इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। देखें, ये पीले पीले आपको सारे इनकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सारी मेम्ब्रेन है, सारी थैलियाँ हैं, ये आपको क्लियरली HD में नज़र आ रही हैं। इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक कहेंगे, और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है ये स्मूथ है। ये प्रोटीन बनी। अब ये प्रोटीन देखें सिस्टर्नी के अंदर चली गई हुई है। ये प्रोटीन सिस्टर्नी के अंदर है, चेक करें। अब ये छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में देखें, ये वेसिकल की फॉर्म में बाहर आई
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बाहर आ रहे हैं। ये वेसिकल देखें कहाँ जा रहे हैं, गोल्जी। क्या करवाने जा रहे हैं, ये अपनी पैकिंग और अपनी मॉडिफिकेशन, ताकि ये काम करने के काबिल हो जाए। ये प्रोटीन जो वहाँ से आई हैं यहाँ पे देखें मॉडिफाई होंगी, प्रॉपर फाइनल स्ट्रक्चर अटेन करेंगी। अगर इनका स्ट्रक्चर 3D होना है तो वो 3D हो जाएगा, टर्शरी बन जाएंगी। अगर इन्होंने टर्शरी बनना है, देखें इन्होंने फाइनल स्ट्रक्चर अटेन किया। और ये देखें कार्बोहाइड्रेट पार्ट या लिपिड पार्ट आके अटैच होता है, ये इसकी मॉडिफिकेशन है। अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ तो वो बन गई ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये यहाँ से फिर जो है ना फाइनल सिक्रीट हो जाएंगी आउट ऑफ द सेल। तो ये थी सारी जर्नी सेल्स की जो मैंने आपको समझा दी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसके जो जवाब हैं वो आपने हल कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप टेस्ट सॉल्व करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इन MCQs को भी कल डिस्कस कर लेंगे, तो कल तक के लिए इजाज़त दें।